राम राज में शंभू की हत्या कर दिया था उस राम ने, उसी राम राज की बात कर रहे हैं। तो राम राज तो गैर सामाजिक व्यवस्था है जिसमें बड़ व्यवस्था आती है, और बड़ व्यवस्था में सारे अधिकार जो है वो ऊपर वाले जो है ब्राह्मण के पास होता है और शूद्रों के पास। तो सबसे पहले आपको राम राज समझना होगा कि राम राज है क्या। और जब आपका राम राज आएगा साहब, तो उस राम राज में पासी, चमार, भंगी, कोयरी, कुशवाहा, लोहार, कोहार, धोबी, मल्लाह और बिंद, खटेक, इनकी कंडीशन क्या होगी, इनको राम राज में जगह कहाँ मिलेगी। ये पता है कि वो तो बोलते थे कि मैं चाय बेचता था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो सारे चाय बेचने वालों को जो है रोड से भगा दिया गया। एक चाय बेचने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले लोग थे, सबको पुलिस वाले लाठी मार के भगा। सरकारी आंकड़ा ये बोल रहा है कि प्रत्येक 5 मिनट के अंदर एक बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है। इस देश के अंदर प्रतिदिन जो है कि एक बेरोजगार नौजवान जो है कि बेरोजगारी के दंश न झेल पाने के कारण वो जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इन तमाम जो लड़ाइयाँ, उसके साथ साथ जो पूरे देश के अंदर, चाहे वो दलित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो शोषण, दमन, अत्याचार हो रहा है और सरकार बाकायदे दमन कर रही है, और चंद पूंजीपतियों के इशारे पर उनको बनाने के लिए जो पूरा जो काम सरकार का है, उस प्रोपोगंडा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के विधानसभा फूलपुर क्षेत्र में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसी दशा में उपचुनाव को लेकर तमाम प्रकार की जो पार्टियां हैं वह अब जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं और किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या परिचय हो भैया? मैं मनोज पावेल हूँ, महानगर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी उपचुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ रणनीति आप लोगों की होने वाली है? देखिए, ये उपचुनाव हो या कोई चुनाव हो, सवाल यहाँ पर जो जनता की जो तकलीफ़ है, जो नौजवानों के बेरोज़गारी का सवाल है, आदिवासियों के जल जंगल का जो अधिकार का सवाल है, या आप महिलाओं को देख लीजिए, जो बच्चियों पर लगातार हमले बढ़े हैं, महिलाओं पर जो हमले बढ़े हैं, चाहे उनका सवाल हो, या मज़दूरों की मजदूरी का सवाल हो, और या इस देश के अंदर जो भाईचारा बिगाड़ने का सवाल है, उसके लिए हम निश्चित रूप से, चाहे वो चुनाव हो या ना हो, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक मिशन लेके चल रही है। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, ये कोई चुनाव का मसला नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, हम चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता के जो वाजिब सवाल हैं उस पर जो है हम लोग अपनी बात रखेंगे और जनता को तैयार करेंगे, और निश्चित रूप से हम ये चुनाव भी जीतेंगे, हम ये लड़ाई भी जीतेंगे, इतना आशा और भरोसा है। वर्तमान सरकार की जो तमाम प्रकार की नीतियां हैं, उसमें क्या कुछ आपको कहां से कमी दिख रही है जिसकी वजह से यहाँ पे आप जनता के बीच? देखिए, वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी हैं। आपको पता है कि योगी जी मठ छोड़ करके गए हैं सत्ता में, और आपको पता है कि वो तो बोलते थे कि मैं चाय बेचता था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो सारे चाय बेचने वालों को जो है रोड से भगा दिया गया। एक चाय बेचने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले लोग थे, सबको पुलिस वाले लाठी मार के भगा दिए, और उनसे दिन रात वसूली चल रही है। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से जो है वो धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के पक्ष में है। अभी आप समझिए कि इधर 2014 के बाद, 14 से पहले जितना कर्ज नहीं लिया गया, उससे ज़्यादा कर्ज इधर 10 सालों में सरकार ने IMF नामक संस्था से लिया। और IMF जो संस्था है वो दुनिया की एक लुटेरी संस्था है जो कंडीशनल कर्ज देती है, और उसी के बदले में उसको यहाँ पर जल जंगल ज़मीन और माइनिंग की लूट के लिए जो है सरकार ने खुली छूट दिया है। तो सरकार इस देश को जो हमारे महापुरुषों ने बनाया था, सरकार उसको तो पूरी तरह से बेचने के लिए आमादा है। हम उसको बेचने नहीं देंगे। इसीलिए सरकार, जो बाबा साहब का संविधान है, सरकार को इस बात के लिए रोकता है। तो सरकार क्या कर रही है कि बहुत चालाकी से
उस संविधान को कमजोर करके खत्म करने का प्रयास कर रही है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सरकार के इस मंसूबे को किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देगी। लेकिन सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि जो संविधान वह पूरी तरह सुरक्षित है। और आपने अपराध की बात किया तो सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि अपराधी जो पहले थे वह या तो छोड़ चुके हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। देखिए, ये जुमलेबाज हैं, इनको झूठ बोलना और जुमलाबाजी करना ये इनका पैदाशी 1000 साल से झूठे लोग हैं। ये कोई नहीं, इनके जीन में झूठ भरा हुआ है। और इनसे बड़ा झूठा आप गूगल सर्च करिए कि देश दुनिया भर का सबसे बड़ा झूठा आदमी कौन है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, गूगल आपको बता देगा। तो ये टोटल झूठ की पैदाइश है, इनके पास सच बात है ही नहीं है। ये इनके आप अगर इनके कल्चरल इशूज आप देख लीजिए, जो इनके कल्चर है हिंदू धर्म के, वहाँ टोटल झूठ भरा हुआ है। तो इनके कल्चर में भी झूठ है, इनके नेताओं में झूठ है, इनकी बात में झूठ है, इनके वादे में झूठ है और जनता इनके झूठ को पकड़ चुकी है। सरकार के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आज जो दूसरे देश के लोग हैं वो भारत की सराहना कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत का जो विकसित हो रहा है। अरे दूसरे देश के लोग, कौन लोग सराहना कर रहे हैं? सरकार में कौन लोग ये बात बोल रहा है? अब जिस देश में आप रहते हो, आप किसी परिवार में रहते हो, परिवार के लोग भूखे नंगे सो रहे हैं, परिवार के लोगों के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पड़ोसी बड़ा खुश है। तो ये तो जुमलेबाजी हो गई कि जिस परिवार में आप रहते हो उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा पा रहे हैं। अब पाकिस्तान बता रहे हैं आपकी तारीफ कर रहा है और जर्मनी आपकी तारीफ कर रहा है। दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं दुनिया के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो धन्ना सेठ हैं, वो तारीफ सरकार की इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ का जो खनिज संपदा जो ज़मीन के अंदर है, जिसको हमारा आदिवासी और यहाँ का जो बहुजन है, जो हजारों साल से पूजता चला आया है, उसको बचाने का प्रयास कर रहा है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं ताकि वो सरकार के माध्यम से हमारे जो है खनिज संपदा को लूट सकें। जब से देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से क्या यहाँ जो भाजपा का माहौल है, आज जो शांति व्यवस्था है, वह देखने को नहीं रहा है और सरकार द्वारा अब तो रामराज भी आ गया है। देखिए, डबल इंजन की 2 क्वेश्चन आपने किया। एक तो डबल इंजन की सरकार आई तो डबल भ्रष्टाचार शुरू हो गया, क्योंकि एक इंजन उधर खींच रहा है पूरब में, एक इंजन पश्चिम में खींच रहा है। एक चाय बेचने वाला इंजन है, एक जोगी जी का इंजन है। दूसरा सवाल आपने कहा रामराज, तो सबसे पहले आपको रामराज समझना होगा कि रामराज है क्या। और जब आपका रामराज आएगा साहब, तो उस रामराज में पासी, चमार, भंगी, कोयरी, कुशवाहा, लोहार, कोहार, धोबी, मल्लाह और बिंद, खटेक, इनकी कंडीशन क्या होगी? इनको रामराज में जगह कहाँ मिलेगी? ये आप बताइए ना। वही रामराज है ना जिस रामराज में शंभू की हत्या कर दिया था उस राम ने, उसी रामराज की बात कर रहे हैं। तो रामराज तो गैर सामाजिक व्यवस्था है जिसमें बड़ व्यवस्था आती है, और बड़ व्यवस्था में सारे अधिकार जो है वो ऊपर वाले जो है ब्राह्मण के पास होता है और शूद्रों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये जुमलेबाजी उनकी नहीं चलेगी। अब जो है वो बहुजन समाज का जो नौजवान है वो पढ़ लिख करके जागरूक हो रहा है, इनसे आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहा है। इनका राम राज यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ जो है जनता का राज बनेगा, समता मूलक समाज का निर्माण किया जाएगा और बेहतर समाज के निर्माण के लिए हम खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, अभी फूलपुर में उपचुनाव होने वाला है, तो आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या परिणाम आने वाला है? देखिए, उपचुनाव जहाँ तक है तो मैं जुमलेबाजी नहीं करता हूँ, ये जनता के हाथ में होता है। और निश्चित रूप से यहाँ जो लड़ाई है उपचुनाव में वो भाजपा बनाम आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई है। बाकी बीच की सारी पार्टियाँ गायब हो गई हैं। क्योंकि एसी और सड़क की लड़ाई है। जो बीच की जो बहुजन पार्टियाँ हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, बीच के जो बहुजन पार्टियाँ हैं, गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो निश्चित रूप से वो उनका पेट जो है इतना ज़्यादा फैल गया है और स्विट्जरलैंड में उनका इतना ज़्यादा खजाना भरा हुआ है कि अब वो सरकार के खिलाफ और सरकार की गंदी पॉलिसी के खिलाफ उनकी आवाज़ नहीं निकलेगी। जब किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है तब ये पार्टियां सड़क पर नहीं दिखाई देती हैं, तब चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिखाई देती है। लाठी गोली खाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है, और वोट लेने के लिए जो है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आएगी। तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई सीधा सीधा बेईमानों से और मेहनतकश जनता के बीच की लड़ाई है। एक तरफ बेईमानों का राज है और दूसरी तरफ जो है मेहनतकश जनता है, उनके बीच में लड़ाई है। बीच के लोगों का कोई मतलब नहीं है, जनता इस बात को समझ रही है
और हम इस चुनाव में निश्चित रूप से उनको बड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। इसी से घबरा करके सरकार ने 13 तारीख के चुनाव को 20 तारीख को कर दिया। यह उनकी घबराहट है। तो आइए एक और भाई साहब हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस विचारधारा से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या लोगों से जब संपर्क कर रहे हैं तो अपने आप को किस पोजीशन पर देख रहे हैं। दिनेश चौधरी नाम है मेरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी उपचुनाव होने वाला है फूलपुर। देखिए, उपचुनाव में बहुत सीधा सीधा मामला है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक वो विचारधारा है जो समाज को बांटने का काम करती है, एक जो है कि भगवान बुद्ध से शुरू होकर के बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांतिराम और अब जो है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में जो समाज की एकता बनाने की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ रही है। तो ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। बाकी अन्य लोग जो समाज के नाम पे जो वोट लेने की बात करें, वो केवल जो है कि वोट लेने की लड़ाई केवल हिस्सेदारी में है। बाकी उनका इस चुनाव में समाज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए चुनाव भी हमारा आंदोलन है, क्योंकि जब दलित, शोषित, वंचित समाज को उनका निचले स्तर पे जो कतार में खड़ा हुआ अंतिम आदमी है, जब उसको अपना हक अधिकार मिलेगा, तब जाके एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। बहुजन की बात करें तो मायावती भी हैं और उसके बाद दूसरे चंद्रशेखर भाई आज़ाद हैं। तो आप चंद्रशेखर भाई आज़ाद में क्या ऐसी अच्छाई देख रहे हैं कि उनके साथ आपका लगाव है? देखिए, चंद्रशेखर भाई में मात्र एक लगाव है, वो ये है कि इस देश के अंदर सरकारी आंकड़ा ये बोल रहा है कि प्रत्येक 5 मिनट के अंदर एक बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है। इस देश के अंदर प्रतिदिन जो है कि एक बेरोजगार नौजवान जो है कि बेरोजगारी के दंश न झेल पाने के कारण वो जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इन तमाम जो लड़ाइयाँ, उसके साथ साथ जो पूरे देश के अंदर, चाहे वो दलित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो शोषण, दमन, अत्याचार हो रहा है और सरकार बाकायदे दमन कर रही है और चंद पूंजीपतियों के इशारे पर उनको बनाने के लिए जो पूरा जो काम सरकार का है, उस प्रोपोगंडा के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी विधानसभा फूलपुर में था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज विधानसभा फूलपुर में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जनसभा था और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने का काम किया है। हमारे साथ एक और युवा साथी, आइए हमसे जानने का प्रयास करते हैं। आलोक है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा क्या कुछ हूँ। कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? सर, पूरी लड़ाई जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। चूँकि आज चुनाव है तो चुनाव में भी हम लोग लड़े हैं और इसके पहले भी लगातार लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह का दमन और शोषण है, हम देख रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट में वो लोग कहते हैं कि एक नाम माँ, एक पेड़ माँ के नाम। आप देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो भी इलाके हैं उसमें पेड़ों की कटाई किस तरह से चल रही है और वहाँ का जो खनिज संसाधन है, जहाँ का आदिवासी उसके लिए लड़ रहा है, जब वो लड़ता है, अपनी बात कहता है, उसको मार दिया। लड़ाई इस बात की है। और आप समझिए, मैं एक बतौर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, देश के तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें लगातार उसके फीस बढ़ा करके उसमें छात्र इलेक्शन होता था, उसको ख़त्म कर करके ये सरकार जो है लड़ाई इस बात की है। आप देख रहे हैं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। आप समझिए कि 4000 रुपये फीस जुट नहीं पाती है। जिस बहुजन समाज की राजनीति चंद्रशेखर कर रहे हैं, सेम एजुकेशन की लड़ाई है कि सबको शिक्षा एक समान, चाहे वो IAS का लड़का हो, चाहे एक मजदूर का लड़का हो, दोनों साथ में बैठ के पढ़ें। लड़ाई इस बात की है। चुनाव तो एक बहाना है। भाजपा सरकार की एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। क्या उस तरह के विकास कार्य आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं? सब भाजपा के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात की जाती है। नहीं, हम हकीकत में नहीं, बिल्कुल हकीकत में कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप देखिए, रेलवे में 1,16,000 वैकेंसी खाली है और मतलब पूरे यूपी में लगभग 30 लाख वैकेंसियाँ वैकेंट हैं जो अभी तक नहीं भरी गई। और आप इस तरह का दुर्दशा है, इस तरह की महामारी है, इस तरह की बेरोजगारी है। आप देखिए, जब यहीं PCSJ का पेपर होता है और UPP का पेपर होता है और लीक होता है, और जब पेपर पूरे व्हाट्सएप में घूम जाता है, पूरे टेलीग्राम में चला जाता है और इतना पेपर लीक होता है, फिर जब छात्र इस बात की दावेदारी करते हैं कि नहीं आप पेपर नहीं करा पाए, पेपर लीक हो गया, जब जाते हैं लोक सेवा आयोग अपनी बात कहने जाते हैं, जब गिरजाघर पत्थर गिरजाघर पे जाते हैं अपनी बात कहने, तो पुलिस उनको डंडे से दौड़ा के मारती है और कहती है कि आपके पास प्रमाण क्या है। CO, SP, SSP सब ये पूछते हैं कि आप प्रमाण। अरे भाई साहब, ED से लेकर CBI जितनी जांच एजेंसियाँ हैं सब आपकी है और आप पूछ रहे हैं कि आपके पास
प्रमाण क्या है? और यही जो लोग प्रमाण मांग रहे थे और लास्ट में इनको वैकेंसी रद्द करनी पड़ती है और पुनः जो है वैकेंसी अभी तक पीसीएसजे का पेपर नहीं हुआ, आप समझिए। और इसके पहले भी चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी, मतलब इस तरह की सैकड़ों जो वैकेंसियाँ निकलती थी वो जो है पेपर तो होते थे लेकिन रद्द हो जाते थे। और देख रहे हैं कि किस तरह का लगातार प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है ये, जिसमें युवा जो है हताश है, गरीब हताश है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी जा रही है। आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सरकार का प्राइवेटीकरण कर रहा है तो इससे जिस तनख्वाह से एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी उसी तनख्वाह से 4 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। आप समझिए, पूरी जो सियासत है, भाजपा की पूरी सियासत है, जो कांसीराम कहते थे कि 1585 वाली लड़ाई, आज पहली बार वो समाज उठ करके नौकरियों में जा रहा है, आईएएस पीसीएस बन रहा है। तब आप समझिए कि जो है वहाँ भी और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी सेक्टर अगर प्राइवेट हो जाएगा तो आपकी संवैधानिक अधिकार जो है खतरे में आ जाएंगे। तब आप कोई दावा नहीं कर सकते, तब सरकार मनमानी करने लगेगी और सारा जो बल चला जाएगा, जो सारी सत्ता चली जाएगी वो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। तो इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। हाँ, तो दर्शकों, अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में था। आपको बताना चाहेंगे कि आज आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ आगमन हुआ था। उनके द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? जिस तरह से फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की समीकरण बन रही है, किसको सत्ता मिलने वाली है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।